हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था, बीच में कुछ गैप हो गया, लेकिन फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का चौथा चैप्टर। 3 चैप्टर हो चुके हैं और क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी हो चुका है विथ नोट्स। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आज चौथा चैप्टर करने वाले हैं क्लास 8 के, और बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम पे स्टे लग गया था उसका भी डेट आ गया है। आप लोग देख भी चुके होंगे, तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो आप लोग फिर से टीआरई 3 की तैयारी में लग जाइए और ये जो एनसीईआरटी सीरीज है उसको भी पूरे अच्छे से करते चलिए, ठीक है। तो चलिए, पहले जैसे कि हम पढ़ते थे, पहले बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद नोट से उसको दोबारा पढ़ते हुए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर चौथा चैप्टर जो है दोस्तों वो है कृषि के ऊपर, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और एग्रीकल्चर से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो कि इस चैप्टर से आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुरप्रीत, मधु, टीना गांव से गुजर रहे हैं। कहानी की तरह स्टार्ट होता है, उसके बाद सारा फैक्ट आता है। तो वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते देखते हैं, और किसान ने उस लोगों से कहा कि गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, किसान जो है गेहूं का बुआई कर रहा है। गेहूं की मृदा बुआई हो रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाला जाता है। आप सभी लोग देखे भी होंगे। उसने बच्चे से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। गेहूं जब बन जाएगा तो मंडी में उस बेचने के लिए जाता है किसान, और वहाँ पर अच्छा कीमत उसे मिलेगा। वो ऐसे वहाँ के किसान बताते हैं, जहाँ से उसे आटा में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद उस आटे को डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से गेहूं के उत्पादन से लेके और कैसे उसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, तो सब के चीज़ के बारे में यहाँ किसान के द्वारा उन्हें बताया गया बच्चों को, ठीक है। चलिए, अब पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित है। मतलब एक छोटा पौधा से परिष्कृत उत्पाद, मतलब कि गेहूं के पौधा से बिस्कुट और डबल रोटी तक के बीच में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित है, जिसको हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या है प्राथमिक क्रिया, क्या है द्वितीयक क्रिया और क्या है तृतीयक क्रिया, सबको जानेंगे। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रिया को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे गेहूं, अनाज जो भी हो गया, उसके उत्पादन और निष्कर्षण में जो भी क्रिया है वो किस में आ जाएगा, तो प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कृषि हो गया, मत्स्य जैसे मछली उत्पादन, संग्रहण, इसके अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक क्रिया में। तो पूछा जाए कृषि किस सेक्टर में आता है, तो प्राथमिक सेक्टर में आता है। मतलब प्राथमिक क्रिया में, प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश में इसको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक को सेकेंडरी बोल देंगे द्वितीयक को, और टर्सरी बोल देंगे तृतीयक को। उसके बाद तृतीयक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। मतलब जो संसाधन जैसे कृषि है, मत्स्य हो गया, तो इसका प्रसंस्करण किस तरीके से होगा, ये द्वितीय क्रिया में आ जाता है। इसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी का पकाना, जैसे डबल रोटी कैसे पकता है, कपड़ा है तो कपड़ा को कैसे बुनता है, ये सभी किस में अंतर्गत आ जाता है, तो द्वितीय क्रिया या द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत इंग्लिश में इसको पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसमें द्वितीय सेक्टर में मेनली फैक्ट्री वाला जो भी काम होता है वो चला जाता है द्वितीय सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद आता है तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया में क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवा कार्य है उसको सहयोग प्रदान किया जाता है। और इसके लिए कैसे सहयोग करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, तो इसके लिए आ जाता है यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सभी तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत या तृतीय क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो आप लोग समझ गए, प्राथमिक क्रिया में जैसे कृषि, उत्पादन, संग्रहण या फिर जो निष्कर्षण किया जाता है धातु उतु का, वो सब आ जाएगा प्राथमिक क्रिया में, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के उत्पाद हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद उसको जब वाणिज्यिक रूप से हम बनाते हैं कारखाना में, जैसे डबल रोटी है, बिस्किट है, ठीक है, मछली का उत्पाद बन रहा है, तो ये सब चीज़, इस्पात का निर्माण हो रहा है, कपड़ा बुना जा रहा है, तो ये सब चीज़ हमको कहाँ चला जाएगा, तो द्वितीय सेक्टर में चला जाएगा। और तृतीय सेक्टर में क्या करता है, तो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर को सहायता कराने
सहायता करता है ये तृतीय सेक्टर, जिसमें आ गया यातायात, मतलब कि सामान को ढोना है, मंडी तक पहुंचाना है, या फिर कारखाना से उस सामान को जो डबल रोटी बना उसको दुकानों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमको तृतीय सेक्टर की उत्पादन आवश्यकता पड़ता है। विज्ञापन है, विज्ञापन क्या है, अगर हमको कोई भी कारखाना में कोई सामान बन रहा है तो उसका प्रचार करना है तो विज्ञापन निकालेंगे। ये सब बीमा सेक्टर, बैंकिंग, हमको बैंक से लोन लेता है कारखाना चलाने के लिए, तो ये सारा आ जाएगा किस सेक्टर में, तो तृतीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें, यहाँ देखिए कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है, बताए हैं। इसमें फसल, फल, सब्जी, फूल, ये सभी का जितना भी उगाने वाला चीज़ है, और पशुपालन, ये सभी कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, द्वितीय सेक्टर में आते हैं, या तृतीय सेक्टर में आते हैं। तो इसको सभी चीज़ों को जितना भी एग्जाम्पल बताए हैं सबको याद रखेंगे। ठीक है, विश्व में 50% लोग जो है दोस्तों वो अभी भी कृषि के संबंधित क्रियाकर्मों में लगे हुए हैं। ठीक है, और भारत में बात करें तो 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर लगा हुआ है। 2/3 मतलब समझ लीजिए कि 75% जनसंख्या अभी भी भारत में कृषि कार्य पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब कृषि के लिए क्या क्या चाहिए हमको, तो अनुकूल स्थल आकृति, स्थलों का जो आकृति है वो अनुकूल होना चाहिए। मृदा मतलब कि जो मिट्टी है वो भी कृषि के उपयुक्त होना चाहिए। जैसे कि कपास का उत्पादन काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छे होता है, अब उसको ले जाएंगे चिकनी मिट्टी में तो क्या कपास का उत्पादन होगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें उपयुक्त मृदा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद जलवायु, ये भी कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। तो पूछ सकता है कि कृषि के लिए कौन कौन सा चीज़ आवश्यक है, तो तीन चीज़ याद रखेंगे। अनुकूल स्थल आकृति, ठीक है, जैसे चाय का खेती जो होता है तो ढलान वाला खेती पे होता है पहाड़ी जगहों पे, लेकिन समतल धान की खेती देखें तो समतल जगह चाहिए, उसके लिए वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पानी रुके। ठीक है, उसके बाद मृदा भी जरूरी है और जलवायु भी जरूरी है। ठीक है, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाता है। ठीक है, कृषिगत भूमि क्या हो गया, तो जहां पर फसल उगता है उसको कृषि, जहां पर हम लोग कृषि संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, आप अपने मानचित्र में देख सकते हैं 4.1 में मानचित्र दिखा गया है कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है और फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। मतलब जहाँ पर फसल उगाने के लिए ये 3 उपयुक्त कारक, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु मौजूद है, वहीं पर ही कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, और इसके यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है आपको मैप में, ये विश्व का मैप है, तो इसे कृषिगत भूमि बोला जाता है। तो देखिए संपूर्ण विश्व में पूरा जो है दोस्तों कृषिगत भूमि नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है यही कृषिगत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सब देख रहे हैं। चलिए भारत में देख रहे हैं, भारत देखिए, भारत के नक्शा में ये नीचे वाला क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर खेती अच्छे से होता है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट्स किस तरीके से हमने बनाया है और उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहानी स्टार्ट हुआ था, गांव में किसान है, खेत की जुताई कर रहा था और खाद का प्रयोग कर रहा था, और क्या कौन सा बीज बो रहा था, तो गेहूं की बुआई कर रहा था। ठीक है, अब गेहूं में क्या करते हैं, गेहूं से आटा में परिवर्तन होता है, आटा फिर कारखाना में जाता है, वहाँ डबल रोटी और बिस्कुट का निर्माण होता है। तो ये गेहूं के उत्पाद तक का ये सफ़र है। ठीक है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। तीनों प्रकार की क्रिया हम लोग पढ़े, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में सभी क्रिया जिससे प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन और निष्कर्षण होता है तो उसको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्रिया। अब जैसे धातु का भी निष्कर्षण करते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे लोहे का निष्कर्षण, तो लोहा क्या मैग्नेटाइट अयस्क के प्राप्त होता है, तो मैग्नेटाइट अयस्क का जो निष्कर्षण है ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय क्रिया में आ जाएगा संसाधनों का प्रसंस्करण, मतलब जो हमारा संसाधन है उसको उपयोग करके अगर हम कुछ चीज़ बनाते हैं कारखाना में तो वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि इस्पात विनिर्माण, इस्पात का विनिर्माण होता है अयस्क से, डबल रोटी का निर्माण होता है गेहूं से, कपड़ा का बुनाई होता है, तो ये सब कारखाना के अंतर्गत होता है और ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब आ जाता है तृतीय क्रिया, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा का कार्य करता है और सहयोग प्रदान करता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, और इसके अंतर्गत यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन आ जाता है। ठीक है, सबके बारे में अभी पीछे बताए ही हैं। चलिए नोट आप लोग नोट डाउन करते चले ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है,
कृषि की बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और इसके अंतर्गत फसल, चाहे आप किसी फसल का खेती कर रहे हैं या सब्जी का कर रहे हैं, फल का कर रहे हैं, फूल को उगा रहे हैं, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आता है। और विश्व में अभी भी 50% लोग कृषि का कार्य करते हैं और भारत में आपको बताए थे, भारत में 75% मतलब 2/3 भाग अभी भी भारत का कृषि कार्य पर निर्भर है। ठीक है, कृषि के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो अनुकूल स्थल आकृति, मृदा उपयुक्त होना चाहिए और जलवायु भी उपयुक्त होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों पर कृषि कार्य निर्भर करता है। जहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छा होगा वो कृषिगत भूमि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसका देखे थे कृषिगत भूमि। अब हम कुछ कृषि इसको देख लीजिए यहाँ पर। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, अब कुछ वर्ड है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, तो कृषि से संबंधित कार्य को एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें मृदा की जुताई, फसल को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला, इससे संबंधित, इसे खेती भी कहते हैं। तो इसको एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, अब है दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, तो रेशम का उत्पादन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम उत्पादन से। इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक रूप से पालन किया जाता है और कृषक की आय में पूरक हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, तो इसके बारे में। फिर पीसीकल्चर, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट पूछता है कि पीसीकल्चर का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से। उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर भी पूछता है, विटीकल्चर का संबंध किससे है, तो अंगूरों की खेती से। ठीक है, और अंगूर की खेती जो है दोस्तों दाक्षा कृषि कहते हैं अंगूर की खेती में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दाक्षा कृषि किससे संबंधित है, तो अंगूर की खेती से। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर भी पूछा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि आ जाता है। ठीक है, और वाणिज्य रूप से सब्जी, फूल और फलों को उगाना इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो पांचों है इसको याद रखेंगे। एग्रीकल्चर हो गया कृषि कार्य, सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन, विटीकल्चर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दाक्षा कृषि के अंतर्गत अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए उद्यान कृषि। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ये नोट्स में नहीं है, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, पांचों पॉइंट को। चलिए अब हम लोग देखेंगे कृषि तंत्र के बारे में। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या हो गया, अब खेती के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण निवेश है, क्या क्या चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों बीज, उर्वरक, फिर मशीनी और श्रमिक। ठीक है, इसके बाद जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ क्रिया है। ठीक है, इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषिगत भूमि का कृषि पद्धति यहाँ पर दिखाया गया है। निवेश में हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी हमको क्या चाहिए, तो ट्रैक्टर से हम लोग जुताई करते हैं, बीज चाहिए और रसायन चाहिए। ठीक है, उसके बाद जुताई, बुआई और इसका छिड़काव भी करते हैं। उसके बाद ये प्रक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रक्रम में पूछे क्या, तो 3 चीज़ है, जुताई, बुआई और छिड़काव। निवेश में मशीन, बीज और रसायन। निर्गत हमको मिलता क्या है, तो यहाँ उसके बाद आपको फसल मिलता है। ठीक है, भौतिक निवेश में हमको क्या क्या चाहिए, तो भौतिक एवं मानवीकृत निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए मानवीकृत निवेश और भौतिक निवेश। भौतिक निवेश जो कि फिजिकल निवेश हो जाएगा, इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, तापमान, मृदा, ढाल वाला जगह। ठीक है, उसके बाद मानवीय निवेश में भंडारण, श्रम मतलब मेहनत भी तो करना पड़ता है किसान को, मशीनरी जैसे देख रहे पंपिंग सेट है यहाँ पर, रसायन का प्रयोग, ये सब चीज़ जो है मानवीय निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब है देखेंगे कृषि का प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य भागों में बांटे हैं। तो कृषि को 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मतलब इसमें कृषक के पास कम जमीन होता है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती करता है। ठीक है, इसमें कम उपज प्राप्त होता है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और अपने परिवार के लोग मिलकर ही उसमें मेहनत करते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए निर्वाह कृषि को भी 2 प्रकार के में बांटा गया है।
गहन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब छोटा सा किसान के पास भूखंड होता है, उस पर खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा खेत में एक वर्ष में अधिक फसलें उगाई जाती है। ठीक है, एक वर्ष में कई प्रकार के फसल, दलहन है, चावल है, गेहूं उगाया जाता है। भारत में आप लोग मुख्यतः देखे होंगे चावल जो होता है इसका मुख्य फसल होता है। अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन भी उपजाया जाता है। ठीक है, गहन निर्माण कृषि में मेन रूप से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में इसको प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि। इसको स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मत का क्या हुआ कि मतलब कि हम कुछ समय तक किसी जगह पर खेती करते हैं। ठीक है, जंगल को साफ करके फिर उस जगह को छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर दूसरे जगह को साफ करते हैं, वहाँ खेती करते हैं। ठीक है, तो इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, और चलवासी पशुचारण क्या हो गया? तो बहुत सारे प्रदेशों में क्या होता है, जैसे जम्मू कश्मीर सब में देखे भेड़ पालन के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं पशुचारण के लिए, तो इसको चलवासी पशुचारण बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में नीचे हम लोग पढ़ेंगे। और जैविक कृषि की बात की गई है, जिस इस प्रकार के कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि में क्या करते हैं, हम रासायनिक खाद का प्रयोग न करके जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं। ठीक है, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैविक कृषि पे आजकल बल भी दिया जा रहा है, तो इसको भी देखेंगे। चलिए नोट्स में देख लेते हैं, यहाँ तक फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि तंत्र पर है तो महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या हो गया? तो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। महत्वपूर्ण क्रिया क्या हो गया? जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई। तो ये सब चीज़ तो आप लोग एग्रीकल्चर से संबंध में बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखेंगे कृषि के प्रकार। नीचे जो है कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ चीज़ का खेती कहाँ पर होता है, किस प्रकार के मृदा में होता है, ये सब बहुत पूछता है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि हम लोग देखें तो कृषि, इसमें कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें उपज कम होता है, अपने हिसाब से ही खेती किया जाता है और जो परिवार के लोग होते हैं वही इसमें मेहनत करते हैं। ठीक है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। परिवार के लोग ही इसमें काम करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है गहन निर्वाह कृषि। इसमें किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है, मतलब औजार कम होता है और मेहनत ज़्यादा करता है। ठीक है, इसके लिए जलवायु की बात करें तो अधिक धूप वाला दिन चाहिए और मृदा कैसा? तो उर्वर मृदा होना चाहिए। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसका जो मुख्य फसल है वो चावल है और अन्य फसल में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन उपजाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आदिम निर्वाह खेती में। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, दो तरह की चीज़ देखने को मिलेगा। स्थानांतरित कृषि में आपको अमेजन के बेसी उत्तर पूर्वी भारत में ये प्रचलित है। भारत में असम वाले क्षेत्र सब में आपको स्थानांतरित कृषि देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पर वनस्पति बहुत तेजी से उगता है। ठीक है, वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होता है और पूर्वोत्तर भारत में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कर्तन और दहन कृषि भी बोलते हैं। कर्तन और दहन कृषि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं, किसी एक जगह को काट कर और उसको जलाकर वहाँ पर खेती किया जाता है, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाया जाता है और नई जगह को काटा जाता है। ठीक है, तो वहाँ के पौधे को काट के फिर जलाया जाता है और खेती किया जाता है, तो इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं और इसका अन्य नाम है कर्तन और दहन कृषि। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है जैसे झूमिंग कृषि। इसे उत्तर पूर्वी भारत में इसका नाम बोला जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिको में चले जाएंगे तो इसी स्थानांतरित कृषि को मिल्पाप के नाम से जाना जाता है और लदांग के नाम से जाना जाता है मलेशिया में और रोका के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में। तो सभी एक ही चीज़ है, आप लोग सबको ध्यान रखना है और नाम भी ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इस पेज में वही है, स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया गया है, चलवासी पशुचारण के बारे में बताया गया है। तो नोट्स हम बना लिए हैं, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, आप नोट से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए चलवासी
पशुचारण में क्या आ जाता है, इसमें पशुचारक पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। भारत में बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। इसमें भेड़, ऊंट, याक और बकरी को लेकर ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान पे दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया है, राजस्थान में मरुस्थल है, तो वहाँ पर हर जगह आपको मतलब चारा उपलब्ध नहीं होता है, खेती अच्छे से तो है नहीं, तो चारे के खोज में ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसको चलवासी पशुचारण बोलते हैं। और ये पशुचारक लोग इन सभी जैसे जानवर को पालते हैं और इससे उनको ऊन प्राप्त हो जाता है, फिर दूध प्राप्त होता है, तो ये सब इस सब चीज़ के लिए इनको पालते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि यहाँ से, वाणिज्यिक कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाया जाता है, जैसे कि इसमें गेहूं, मक्का समान रूप से उपजाया जाता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अत्यधिक ठंड और वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको मिश्रित कृषि भी देखेंगे। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह आपको यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशु बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वाणिज्य 2 पॉइंट था, मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक, तो दोनों पर लिए। चलिए नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, इसमें फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु, मतलब कि इसमें फसल का जो उत्पादन किया जाता है बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको विस्तृत क्षेत्र, मतलब अब ज़्यादा वाणिज्यिक खेती है तो इसके लिए आपको ज़्यादा क्षेत्र पे खेती करना पड़ेगा, लागत भी अधिक लगेगा और मशीन से भी ज़्यादा इसमें लिया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसके अंतर्गत आपको मक्का, गेहूं, मतलब मोस्टली अनाज का खेती किया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र जो हो जाएगा उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया का जो शीतोष्ण घास का मैदान क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर वाणिज्यिक अनाज कृषि किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रोपण कृषि। अब देखिए, वाणिज्य अनाज कृषि में मेनली अनाज का कृषि किया जाता था। ठीक है, अब रोपण कृषि में आपको चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास, इस सभी की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, भारत में बात करें रोपण कृषि में तो आपको चाय और केला का उत्पादन इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, ब्राजील में कहवा का उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पे, मलेशिया में रबर का, श्रीलंका में भी चाय का उत्पादन किया जाता है भारत के साथ साथ। तो रोपण कृषि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको प्रमुख फसल है, तो सभी फसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कहाँ कैसे मिट्टी चाहिए, कैसे उसको उगाया जाता है, तो सब के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए मुख्य फसल में आपको आ जाता है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सभी जो है दोस्तों मुख्य खाद्य फसल है। हम लोग खाने के रूप में मेनली हम इसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जूट और कपास। जूट और कपास जो है दोस्तों वो रेशेदार फसल है। ठीक है, इसका उत्पादन किया जाता है और ये मतलब कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, जूट और कपास जो है दोस्तों ये कपड़ा उद्योग में प्रयोग होता है। ठीक है, कपड़ा उद्योग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद चाय और कहवा, ये मुख्य पेय फसल है जो कि आपको पहाड़ी एरिया में मेनली उगाया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ेंगे जो भी मुख्य है और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चावल के बारे में पढ़ेंगे। ये विश्व की प्रमुख फसल है और इसका उत्पादन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर तापमान उच्च रहता है और साथ ही आर्द्रता भी ज़्यादा होता है और वर्षा भी ज़्यादा होता है। चावल के लिए वर्षा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मृदा की बात करें तो इसके लिए मिट्टी चाहिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा चावल का उत्पादन होता है। चीन जो है दोस्तों चावल उत्पादन में सबसे प्रमुख है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है चीन। ठीक है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये वर्ष में 2 से 3 बार चावल उगा लेता है। ठीक है, 2 से 3 बार। भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये 2 जगह है
यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 बार चावल उगाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं गेहूं। गेहूं के लिए आपको जो चाहिए मध्यम तापमान। गेहूं जो है दोस्तों वो रबी फसल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। खरीफ और रबी आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और चावल जो है खरीफ फसल है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। गेहूं जो है दोस्तों कटाई के समय तेज धूप चाहिए। गेहूं को कटाई के लिए तेज धूप चाहिए, लेकिन इसको मध्यम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, बस कटाई के समय, ताकि गेहूं अच्छे से पक जाए। मिट्टी की बात करें तो दोमट मृदा की ज़रूरत होती है, जिसमें इसका विकास होता है गेहूं का। और भारत में शीत ऋतु में गेहूं का उपजाया जाता है, ठीक है। विश्व की बात करें तो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, भारत, इन सभी जगहों पर गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिलेट। मिलेट जिसको मोटा अनाज कहते हैं, और आजकल भारत में मिलेट को प्रमोट भी किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको कम उपजाऊ मिट्टी और बलुई मिट्टी में भी ये आसानी से उग जाता है। इसको ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, वर्षा का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में और उच्च से मध्यम टेम्परेचर में भी ये उग जाता है, ठीक है। इस मिलेट के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आता है। इन सभी का उत्पादन भारत में होता है। भारत के अलावा नाइजीरिया और चीन भी है जहाँ पर मिलेट का उत्पादन होता है। देखिए मिलेट जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें उच्च मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। और यही कारण है कि भारत में पहले पूर्वज लोग हमारे मिलेट का ज़्यादा प्रयोग करते थे, मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे। आजकल मोटा अनाज लगभग गायब हो गया है, लेकिन सरकार इसके लिए काफ़ी पहल चला रही है और भारत में इसको प्रमोट भी कर रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद है दोस्तों मक्का। बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक का सारा चीज़ हमने यहाँ पे नोट बना के लिख दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आप पढ़ लें, ठीक है। चलिए मक्का की बात करें तो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें मक्का के लिए तो मिट्टी के इसके लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत, इन सभी जगहों पर मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है। कपास अगला हो गया। कपास क्या है तो कपास के लिए आप देखिए कपास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 पाला रहित दिन, उसके बाद तेज धूप चाहिए कपास को, ठीक है। मृदा की बात करें तो काली और जलोढ़ मृदा कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कपास का उत्पादन किस मृदा में किया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है, तो काली मिट्टी में, ठीक है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, मिस्र, इन सभी जगहों पर कपास का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों वो है पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग के यहाँ भी होता होगा, बिहार में पटुआ भी कहीं बोला जाता है इसको। इसके लिए मृदा जलोढ़ मृदा चाहिए और उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, मतलब पटसन के लिए वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी में ही ये होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। भारत और बांग्लादेश इसका अग्रणी उत्पादन है। और भारत में बात करें तो सबसे अधिक पटसन का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है। इसका भी उपयोग जो है दोस्तों चटाई, दरी उरी बनाने में या फिर बोरा उड़ा बनाने में पटसन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी गर्म और आर्द्र जलवायु में उगता है और इसके लिए मृदा चाहिए दोमट मृदा, ठीक है। सुअपवाहित क्षेत्र में ये उगता है। पर्वतीय ढाल इसके वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब पर्वत वाला जो ढाल है वहीं पर ये उगता है। ब्राज़ील जो है दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन में सबसे प्रथम है, उसके अलावा कोलंबिया और भारत उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब देखिए कॉफ़ी का खोज कैसे हुआ, एक रोचक कहानी है। कॉफ़ी के खोज के लिए आप लोग भी देख लीजिए कॉफ़ी के पौधे का खोज कैसे हुआ। कॉफ़ी के खोज के विषय में वैसे तो बहुत सारा कहानी प्रचलित है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी था जो बकरी को चराने के लिए जाया करता था। अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर वो परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे के फली को चखकर देखा। वो भी क्या किया, जो फसल जो चरता था बकरी, वो भी उस जो फल था उसको खाकर देखा। उन्होंने जिन्हें बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी उसको भी आनंद का अनुभव हुआ और उसके बाद अपनी खोज के बारे में उन्होंने संसार को बताया। तो इस प्रकार से कॉफ़ी का खोज हुआ, ठीक है। चलिए
उसके बाद कॉफ़ी हो गया। उसके बाद चाय की बात करें तो चाय बागानों में उगाई जाती है और ये पेय फसल है। इसकी कोमल पत्ती को वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष वर्ष संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मंद ढाल आवश्यक है और पत्ती को चुनने के लिए बहुत सारा श्रमिक की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देख लीजिए चाय की रोपण कृषि किया कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है कृषि का विकास। कृषि का विकास किस तरीके से होगा, तो कृषि विकास का संबंध जो है दोस्तों, इसको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। कृषि विकास का डायरेक्ट संबंध जो है दोस्तों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग से है। आजकल क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो अनाज और खदानों का मांग भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके कई तरीके हैं। अब देखिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको मांग भी बढ़ेगा और इसको कृषि के उत्पादन की दिशा में हमको ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम बोए गए क्षेत्र में विस्तार करते हैं। उसके बाद बोई जाने वाली जो फसल है उसकी संख्या कई बार बढ़ाकर उसके बाद सिंचाई सुविधा में सुधार करके उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, हम लोग हाइब्रिड मतलब बीज का प्रयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ठीक है। कृषि का मशीनीकरण भी हो गया है, बहुत सारा मशीन का विकास हो गया है, मशीन से खेती होता है। तो काफ़ी पहलू है जो कृषि को प्रभावित करती है कृषि का विकास में, ठीक है। कृषि के विकास का सबसे चरम लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। मतलब खाद्य सुरक्षा कब बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो सभी को खाने की जरूरत है, तो सभी को खाना अगर उपलब्ध हो सके इसके लिए हमको क्या है, उच्च खाद का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ेगा। तो इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गति से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश में देखें तो अधिक गहन कृषि करते हैं। छोटी जोत और समांतर जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाया जाता है और बड़ी जोत जो है दोस्तों वो वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है, जहाँ बड़ी जोत मतलब बड़ा बड़ा खेत है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक कृषि होता है मेनली, ठीक है। और भारत में तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा मतलब छोटे किसान भारत में ज़्यादा है जो कि अपने खाने के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ पर दो फॉर्म लिया गया है और खेती का और उसका तुलना किया गया है। एक भारत का फॉर्म है और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विकासशील देश और विकसित देश, भारत क्या है, विकासशील देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है। तो दोनों जगह पर किस प्रकार से कृषि होता है और उसके बारे में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनेगी जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार आवश्यक हो, ठीक है। अब इसी बात है कि खाद्य सुरक्षा क्या होगा, तभी होगा ना जब सबको प्रॉपर रूप से आहार उपलब्ध हो सके और इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो सके। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है 2 टाइम का। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना है, तो खाना का दुरुपयोग ना करें, फेंके ना, उसको बचत करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद है भारत का फॉर्म के बारे में देखेंगे। ये तुलनात्मक अध्ययन जो हम लोग देख रहे थे, 2 फॉर्म है भारत का और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की यहाँ पर दिखाया गया है तो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है जहाँ पर मुन्ना लाल गांव का एक छोटा सा किसान है जो अपने 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है, वहीं पर वो उसका आवास है और वो मुख्य गांव है, ठीक है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। भूमि उर्वर है और वर्ष में कम से कम 2 फसल इसमें हो जाता है और इसमें मुख्यतः गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये लोग दाल भी उगा लेता है बीच बीच में। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि आधारित अधिकारियों से कृषि कार्य के लिए सलाह भी ले लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है और कुछ लोग जो उसके मित्र हैं वो बैल से भी खेती करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जोतने की जो परंपरागत विधि है, पुराना विधि है, उसका भी प्रयोग करते हैं। श्रमिक के खेत में एक नलकूप लगा हुआ है जिससे वह
खेत की सिंचाई कर लेता है, भाड़े पर ले लेता है, सिंचाई भी के लिए भी वो क्या करता है, भाड़ा पे सिंचाई भी करवा लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है, कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में सहकारी भंडार से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर वो दूध को क्या करता है, बेचता है। वहाँ एक सदस्य है सहकारी समिति, उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय, ये सब चीज़ उसको बता दिया जाता है ताकि वो कृत्रिम गर्भाधान इस सब का सलाह उसको मिल जाता है वहाँ से। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसको सहायता करते हैं। जो भारत के किसान हैं सभी लोग कृषि में लगे होते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि या सहकारी बैंक वो होता है जो कृषि कार्यों के लिए लोन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बीज की उपज वाली मतलब अच्छे उपज वाले बीज के लिए लोग किसान को कई बार कर्ज भी लेना पड़ जाता है। भारत में औजार को खरीदने के लिए कर्ज ले लेता है। उत्पाद को निकट के शहर में मंडी में वो बेचता है। और अधिकांश किसान जो है दोस्तों भंडारण का सुविधा का कमी है। मतलब अधिकांश किसान जो है दोस्तों भारत में जिसके पास खेती में मतलब भंडार करके वो लोग नहीं रखते हैं। भंडार करके कौन रखते हैं, तो बड़े बड़े व्यापारी रखते हैं और जब दाम बढ़ जाता है तब वो अनाज को बेचते हैं। लेकिन किसान क्या है, जैसे ही फसल उगा उसको तुरंत मंडी में ले जाकर बेच देता है, चाहे वो कितना भी दाम दे, ठीक है। वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं। और हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा भंडारण की कुछ सुविधा का विकास किया गया है, लेकिन ये भी अभी तक कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ है भंडारण का। अभी भी किसान अपने अनाज को औने पौने दाम में बेच देते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है भारत की, ठीक है। अब देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फॉर्म है उसको। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। मतलब अमेरिका का जो फॉर्म होगा भारत की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का जो आकार है 250 हेक्टेयर। देखिए भारत में जो किसान था जिसके पास मात्र 1.5 हेक्टेयर खेत था, और यहीं अमेरिका में जो फॉर्म होता है वो लगभग 250 हेक्टेयर का होता है। किसान फॉर्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण फसल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे। मतलब कि वो वैज्ञानिक रूप से खेती करते हैं। वो मिट्टी के को पहले जांचते हैं कि क्या वो मक्का को उपजाने के लिए उसके पास पर्याप्त जल है या मिट्टी उपयुक्त है कि नहीं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़क और के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। और समय समय पर मृदा के नमूने को मृदा परीक्षण मतलब मृदा का टेस्ट भी किया जाता है मिट्टी का, ठीक है। प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है जिससे पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है और वो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है, ठीक है। मतलब उसका कंप्यूटर से ये लोग जुड़े हुए हैं। मतलब हाईटेक किसान है यहाँ के, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ठीक है। यह रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं और उसका मदद करते हैं, ठीक है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, इन सभी उनके पास होता है। यहाँ पर देखिए कीटनाशी का छिड़काव किस तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। तो यहाँ के किसान जो है दोस्तों काफ़ी हाईटेक है, ठीक है। इस समतल करने के लिए, हार्वेस्टर के लिए, थ्रेसर के लिए, कृषि कार्यों के लिए, विभिन्न क्रिया के लिए मशीन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अब बिहार में भी इसका प्रयोग हो रहा है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। वहाँ पे भंडारण होता है, ठीक है। भंडारण के लिए उपयुक्त जगह होता है। वो लोग अनाज उपजाने के बाद भंडार कर लेते हैं तथा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं। भारत में जैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वैसे ही वहाँ पर जो किसान हैं वो उद्योगपति के रूप में काम करते हैं, न कि एक खेतीहर किसान की तरह, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्म में मशीनीकृत खेती किस तरीके से हो रहा है इसका दृश्य दिखाया गया है। और भंडारण के लिए देखिए इसी में जगह बनाया गया है। तो ये अंतर है भारत के किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान। तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारत के किसानों की स्थिति में भी सुधार होनी चाहिए, और इसी तरीके से खेती अगर भारत में भी हो तो सभी किसान भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इस 3 ऑब्जेक्टिव है इसमें, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। क्या क्या कारक है, आपको बताए थे 3 कारक है, स्थलाकृति, जलवायु,
तो ये सब चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत है। स्थानांतरित कृषि क्या है अभी बताए हैं, सारा क्लियर है। रोपण कृषि क्या है, देखिए सरकार किसानों को कृषि के विकास की किस प्रकार मदद करती है, आपके तरफ किस पर की कौन कौन सी योजना चल रही है कृषि से रिलेटेड, उसको भी आप लोग लिखिए। आप चाहे बिहार के एग्जाम दे रहे हो तो बिहार की योजना कृषि के लिए क्या है, केंद्र सरकार की कौन कौन सा योजना है, बजट में क्या प्रावधान किया गया है किसानों को, ठीक है। भारत का बजट, आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का बजट, तो सारा आपको देखिए और इसको जोड़ के इस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मदद होगा, ठीक है। तो करंट में कृषि के संबंधित जितने भी कार्य किए गए हैं उसको भी देखना है, जो योजना चलाए जा रहे हैं उसको देखना है, ताकि आप लोग कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कर लें। और आज के एग्जाम में तो बीपीएससी कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछी जा रही है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। उद्यान कृषि क्या है, इसमें क्या उगाया जाता है, तो फल और सब्जी उगाया जाता है। सुनहरा रेशा से क्या किसको बोलते हैं, तो पटसन को बोलते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो ब्राज़ील है। तो इस तरीके से अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव यूं ही बन जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते चलिए और अब फिर से जो है आपका ज्योग्राफी का क्लास लगातार आएगा और क्लास 10 तक हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट करा दिया जाए। साथ ही ऑब्जेक्टिव का जो भी क्लास था चैप्टर वाइज उसको भी हम शुरू कर देते हैं। बीच में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ट्रेनिंग वेनिंग था जिसके कारण नहीं क्लास आ रहा था रेगुलर, लेकिन अब रेगुलर आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास।